तो इस लेक्चर में एक नया चैप्टर यहाँ पर ले रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर इन दिस सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये जो चैप्टर है ये बोर्ड एग्जामिनेशन, नीट और जेईई मेन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जे एडवांस में स्पेसिफिकली ये चैप्टर नहीं दिया हुआ है सिलेबस में, तो इसके ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो जेईई मेन, नीट, इस तरह के एग्जाम में मिलेंगे। तो बहुत ही छोटा टॉपिक है, कुछ ज़्यादा है नहीं इस टॉपिक में, और थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप ही ज़्यादा होता है इसमें। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें पहला टॉपिक यहाँ पर ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसको थोड़ा समझते हैं कि यहाँ पर ये क्या है। और इसमें मैंने यहाँ पर एक कैपेसिटर को दिखाया हुआ है, और ये कैपेसिटर जो है ये चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज्ड। तो कैपेसिटर यहाँ पे जब चार्ज हो रहा है तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंट से कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ किए गए। तो क्या एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया गया वो देखते हैं इसमें। तो जब कैपेसिटर यहाँ पे चार्ज हो रहा है, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तभी ये चीज़ हो पाती है, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तब नहीं होता है। तो जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और ड्यूरिंग चार्जिंग जब यहाँ पर एक कंपास निडल को लेकर के आते हैं इन बिटवीन, तो इन बिटवीन जब कंपास निडल को यहाँ पर रखते हैं तो कंपास निडल जो है वो डिफ्लेक्ट होता है। तो कंपास निडल का जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन यहाँ पर ये बताता है कि देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड इन बिटवीन। तो इन प्लेट्स के बीच में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जरूर है यहाँ पर। लेकिन जब उसकी कैलकुलेशन हम लोग अपने जो भी लॉज हमने पढ़ रखे हैं उससे जब करते हैं, जैसे एम्पियर लॉ से जब मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ, तो जब इसमें एम्पियर्स लॉ अप्लाई किया जाएगा तो एम्पियर लॉ अप्लाई करने के लिए आपको एक लूप यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। तो सपोज आपने यहाँ पर एक लूप लिया और उस लूप को रख करके एम्पियर लॉ लगाया यहाँ पे। तो ये जो सर्कुलर प्लेट्स हैं, यहाँ पे कैपेसिटर को सर्कुलर प्लेट्स के फॉर्म में रखा गया है, प्लेट्स यहाँ पे सर्कुलर है इसकी। तो इन प्लेट्स के पैरेलल यहाँ पर ये लूप लिया गया है। सपोज ये लूप मैंने लिया यहाँ पर और इसको प्लेट्स के पैरेलल यहाँ पे इस तरीके से इस लूप को लेकर के कैलकुलेशन किया, क्योंकि जो भी आप कैलकुलेशन करते हो एम्पियर्स लॉ में तो उसके लिए एम्पियरियन लूप की जरूरत पड़ती है। तो सपोज हमने अपना एम्पियरियन लूप यहाँ पे कुछ इस तरीके का बना लिया। ये तो जस्ट बीच में यहाँ पे कंपास दिखाया हुआ है जो कि यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जब एम्पियरियन लूप यहाँ पे एम्पियरियन लूप बनाया और एम्पियर्स लॉ लगाया, तो एम्पियर्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट तो ये होता है कि इंटीग्रल बी डॉट डी एल दिस इज इक्वल टू मी नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। करंट वगैरह यहाँ पे कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है, और अगर सिमेट्री को यहाँ पे देखा जाए, सिमेट्री मेंटेन करने के लिए ही सर्कुलर प्लेट्स का यहाँ पर कैपेसिटर लिया गया है, और हमने यहाँ पर जो एम्पियरियन लूप लिया है वो भी सर्कुलर लिया है। और ये एक्सपेक्टेड है कि जो भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो डायरेक्शन अलोंग दिस लूप ही आना चाहिए, सर्कुलर लूप के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए ड्यू टू सिमेट्री। तो बी डी एल ये वगैरह यहाँ से सब बाहर निकल जाएंगे और ये बी एल वगैरह टाइप का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो करंट इनक्लोज्ड है फिर वो जीरो है। तो इसका मतलब है कि ये जो अपना एम्पियर्स लॉ है ये तो बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो होना चाहिए। तो प्लेट्स के बीच में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए, करंट कोई भी क्रॉस करके इस लूप को कोई भी करंट क्रॉस करके नहीं जा रहा है यहाँ पे, तो बी जीरो आना चाहिए था। लेकिन जो कंपास निडल है वो तो सही बता रही है कि यहाँ पे बी होना चाहिए। तो देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन। एक जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट तो बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड है, और थ्योरेटिकली हमारे पास में जो ये इक्वेशन है एम्पियर्स लॉ, इसके अकॉर्डिंग तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियस है कि जो हमें यहाँ पे प्रैक्टिकली देखने को मिल रहा है उसको ही हम यहाँ पे सही मानेंगे। और जब भी किसी थ्योरी में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आता है, कोई थ्योरी जब किसी चीज़ को कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, तब उसके लिए कुछ हम नए एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं और कुछ नई डिस्कवरीज करते हैं, नई थ्योरीज बनाते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बाद में कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ किए गए, उनके बाद में यहाँ पर एक नई थ्योरी प्रपोज की गई, और ये नई थ्योरी यहाँ पर ये प्रपोज की गई कि ये जो एम्पियर्स लॉ है इस एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई करना पड़ेगा, और मॉडिफाई करके इसका जो आरएचएस है, इस आरएचएस में कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर, इस प्रॉब्लम को यहाँ पर दूर करना पड़ेगा। और ये जो प्रॉब्लम यहाँ पर है उस करंट में है, तो उन्होंने एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके एक मॉडिफाइड वर्जन यहाँ पे निकाला। तो व्हाट वाज दैट मॉडिफाइड वर्जन, तो उसको लिखते हैं यहाँ पे मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। तो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ यहाँ पे क्या होता है उसको लिखता हूँ। तो बी डॉट डी एल दिस इज इक्वल टू मी नॉट, और यहाँ पे जो करंट है उस करंट में उन्होंने दो तरीके के करंट इंक्लूड किए। एक तो करंट जो कि एक्चुअल में जिसको हम जानते हैं उसको कंडक्शन करंट बोला गया। कंडक्शन का मतलब है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से जो करंट है वो, ठीक है। तो दिस इज करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस या कंडक्शन करंट बोल देते हैं इसको।
और एक यहाँ पे फिक्टिशियस यानी इमेजिनरी टाइप का करंट है जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दिया गया। तो जो टोटल करंट है उसमें एक कंडक्शन करंट और एक यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट। तो दिस IC हियर इज कंडक्शन करंट, जिसको हम dq बाई dt लिखते हैं जनरली। तो कंडक्शन करंट दिस इज बेसिकली dq बाई dt। और दूसरा यहाँ पर ID जो हमारा यहाँ पर मेन अटेंशन है, तो ID इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज एप्सिलॉन नॉट d phi e by dt। व्हाट इज दिस phi e? phi is flux of electric field, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स है उसका रेट ऑफ चेंज d बाई dt ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब चक्कर यहाँ पर ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मतलब चेंज हो रहा है तभी उसका फ्लक्स चेंज हो रहा है इसमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चेंज क्यों हो रहा होगा, तो उसका थोड़ा सा अगर हम आइडिया लेना चाहें इसमें, तो आइडिया यहाँ पर ये है कि जब ये चार्जिंग है अभी इसकी, जब ये चार्ज हो रहा है, तो मान लीजिए कि इस टाइम पे प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस हैं यहाँ पे, तो चार्ज चेंज होता जा रहा है। चार्ज चेंज हो रहा है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है बिटवीन द प्लेट्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ये हुआ कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टाइम के साथ साथ वेरी करता है, तो टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। उसको हम यहाँ पर पहले नहीं देख पा रहे थे, हम सिर्फ यहाँ पे इस आई की वजह से कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, और इसके वजह से यहाँ पर जो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे वो जीरो आ रहा था कैलकुलेट करके। तो ये करंट तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता ही है, लेकिन इसके अलावा एक और नए तरीके का करंट डिस्कवर किया गया जिसको एक तरीके से इमेजिनरी करंट बोल सकते हो या डिस्प्लेसमेंट करंट बोल सकते हो। वो डिस्प्लेसमेंट करंट भी यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, या फिर आप दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वेरी कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरी करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, तो लेट अस राइट दिस कंक्लूजन हियर। टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के हिसाब से वेरी कर रहा है, तो टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। और पहले हमने EMI के चैप्टर में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, वहां पे इसका उल्टा था, वहां पे था कि टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। और अब हमने यहाँ पे ये एम्पियर लॉ लिखा है, तो ये थोड़ा जनरलाइज्ड वर्जन आ गया यहाँ पर। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो स्पेसिफिक था, और वहां पर भी कहीं ना कहीं मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होना चाहिए वहां पर टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए, तभी जाकर के वो वैलिड हो पाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं करेगा तो ID जीरो हो जाएगा उस केस में। तो अगर मैं यहाँ पर अब एक बार वापस से इसको लिखूं मॉडिफाइड लो को, तो B डॉट dl मी नॉट, तो वन इज कंडक्शन करंट एंड अदर इज दिस डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तब जाकर के यहाँ पे ये जो एम्पियर्स लॉ है अब ये कंप्लीट हो पाएगा। तो दिस इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एम्पियर्स लॉ एंड इट इज एप्लीकेबल व्हेनेवर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन इज वेराइंग विद टाइम। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट फॉर ए कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट अगर कैलकुलेट करना हो, तो सपोज अब चार्ज अज्यूम कर लो किसी टाइम पे, यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू चार्जेस थे इस पे, और अभी ये चार्जिंग चल रही है, इसकी चार्जिंग खत्म नहीं हुई है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, मैंने यहाँ पर अभी फिलहाल जो इसका एरिया है उसी के बराबर का एरिया यहाँ पर इस लूप का ले लिया, दोनों लूप का एरिया बराबर ले लिया, और इस लूप से पास होने वाला फ्लक्स यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q बाई A एप्सिलॉन, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आ जाना चाहिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब यहाँ पर एरिया वेक्टर, एरिया एज ए सरफेस, जो सरफेस है वो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो हमें कोई एंगल वेंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर कॉस थीटा की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉस थीटा बन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इतना हो गया, और इसका जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स E इंटू ए सिंपली आप लिख सकते हो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और मुझे यहाँ पे इसका d फाई बाई dt करना है, तो ये हो जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई dt, और dq बाई dt एक तरीके से कंडक्शन करंट है यहाँ पर, तो कंडक्शन करंट डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट।
और मुझे चाहिए एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय डी फाई बाई डी टी, ये हो जाएगा आपका कंडक्शन करंट। तो आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, तो एप्सिलॉन नॉट और ये है आई सी बाई एप्सिलॉन, तो आंसर यहाँ पे आई सी के बराबर आ जाएगा। तो ये जो पूरा यहाँ पे ए एरिया है, इस पूरे ए एरिया से यहाँ पर इतना करंट पास हो रहा है। अगर मान लीजिए मेरे को ए बाई टू एरिया से निकालना होता, फॉर ए बाई टू एरिया, अगर मैं फ्रॉम ए बाई टू एरिया यहाँ पर अगर इसको कैलकुलेट करूँ तो फ्रॉम ए बाई टू एरिया यहाँ पे क्या आएगा, वो भी लिख सकते हैं इसमें, फ्रॉम ए बाई टू एरिया। तो अगर मैं फ्रॉम ए बाई टू एरिया लिखूंगा तो जो फ्लक्स होगा उसको मैं फाइडिस लिख देता हूँ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ए बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप ए बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्लक्स इतना हो जाएगा। और इसके बाद में क्योंकि ये 1/2 का फैक्टर हर जगह पर रहेगा, तो आई डी जो है वो आई सी बाई टू हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि बीच में जो यहाँ पर ये एरिया ए है, इस एरिया ए पे यूनिफॉर्मली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया आधा किया तो ये आधा हो गया। तो दिस आई डी इज uniformly distributed on the area between the plates, ठीक है। ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो पूरा आपका यहाँ पर ये एरिया है, इस पूरे एरिया पे ये पूरा जो एरिया है, इस पूरे ए एरिया से यहाँ पर ये इमेजनरी करंट है, इमेजनरी करंट पास हो रहा है। तो एक तरीके से करंट की आप कंटिन्यूटी बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वायर है उस वायर में तो यहाँ पे आई फ्लो हो रहा है जो कि आईसी है, और उसके बाद में बीच में तो हम बोलते हैं वैक्यूम है, कोई करंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक इमेजनरी करंट फ्लो हो रहा है जो कि उतना ही है जितना यहाँ पर ये है। तो ऐसा लग रहा है कि पूरे सर्किट के अंदर करंट जो है कंटिन्यूअस हो गया। जहाँ जहाँ वायर है वहाँ तो आपका ये कंडक्शन करंट हो गया, जहाँ पे वायर नहीं है वैक्यूम है तो वहाँ पर ये आपका आईडी हो गया। बस ये आईडी जो है इस पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पूरे एक तरीके से सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर यहाँ पर ऐसे मूव कर रहा है, और एक क्रॉस सेक्शन एरिया जो ए है उस पर यूनिफॉर्मली वहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ तक आईसी था, उसके बाद में उतना ही करंट आगे भी जा रहा है इस रीजन के अंदर, लेकिन वो आईडी के फॉर्म में जा रहा है, वापस से फिर वो आईसी के फॉर्म में यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो रहा है। तो एक तरीके से दिस इज अ कंटिन्यूटी ऑफ करंट, करंट एक तरीके से कंटिन्यूसली यहाँ पे फ्लो कर रहा है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में फ्लो कर रहा हो। टोटल करंट आप बोल सकते हो कि टोटल करंट हर जगह पे उतना ही है। यहाँ पे टोटल करंट आईसी के फॉर्म में, और यहाँ पे टोटल करंट ऑब्वियस है कि आईडी के फॉर्म में। इसके बाद अब ये लिखते हैं कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ कैपेसिटर विद सर्कुलर प्लेट्स। सर्कुलर प्लेट वाले कैपेसिटर यहाँ पे ले रहे हैं जिससे सिमेट्री मेंटेन रहे, और इसके लिए हम लिख पाएंगे। बाकी अगर प्लेट का शेप कुछ और रहेगा तो उसके लिए सिमेट्री नहीं आ पाएगी और हम नहीं लिख पाएंगे फिर उसके लिए। तो यहाँ पर सपोज अगर मैं इसका रेडियस मान लूँ कि जो प्लेट्स है उस प्लेट का जो रेडियस है, रेडियस लेट से अगर यहाँ पर ये कैपिटल आर के बराबर है, तो एक तरीके से जो आपका यहाँ पर करंट है, करंट एक तरीके से एक सर्कुलर एरिया पे पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पर रहता है। कुछ इसका इस तरीके का इफेक्ट होता है कि इसको यहाँ पर इस पूरी एरिया पे आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मान सकते हो। तो ये बिल्कुल एक सिलेंडर जैसा ही हो गया, जो हमने सिलेंडर के मैग्नेटिक फील्ड पढ़े थे बिल्कुल वैसे ही हो गया कि अगर एक यहाँ पर सिलेंडर है और इस सिलेंडर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट अगर यहाँ से गुजर रहे, ठीक है, इस पूरे एरिया पे, ये जो पूरा पाई आर स्क्वायर एरिया अगर यहाँ पे एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड हमको पता है। तो अगर मैं अंदर वाले रीजन की बात करूँ यहाँ पे आर लेस देन आर टाइप का जो रीजन है उसके लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है मी नॉट जे आर बाई टू। जे की जगह पे आप यहाँ पर रख सकते हो मी नॉट, जे की जगह पे यहाँ पर हो जाएगा आई डी डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये अंदर वाले पॉइंट्स पे हो जाएगा। अगर बाहर वाले पॉइंट्स पे देखेंगे आर ग्रेटर देन आर वाले पॉइंट्स पे, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाता है मी नॉट आई अपॉन टू पाई आर। तो यहाँ पे मी नॉट आई डी डिवाइड बाई टू पाई आर, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बाहर वाले पॉइंट्स के लिए। और अगर आई डी इज इक्वल टू आई है तो आप यहाँ पे सिंपली जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है वो लिख सकते हैं। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बीच में तभी आते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तभी इंड्यूस होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड तभी इंड्यूस होता है या डिस्प्लेसमेंट करंट तभी आता है जब यहाँ पे टाइम के साथ साथ चार्जेस वेरी कर रहे हो, ये चार्जिंग में हो। अगर चार्जिंग नहीं होगी तो फिर चार्ज का चेंज होना बंद हो जाएगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा, तो फिर उसका फ्लक्स यूनिफॉर्म रहेगा। टॉपिक ले रहे हैं मैक्सवेल्स इक्वेशंस। तो पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डेवलप करने में मैक्सवेल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो उसके एक तरीके से रेस्पेक्ट में यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो भी इक्वेशंस हैं, जो इम्पोर्टेंट इक्वेशंस हैं,
उन इक्वेशंस को यहाँ पर मैक्सवेल इक्वेशन बोलते हैं कंबाइंड फॉर्म में। तो दिस 4 आर द मैक्सवेल्स इक्वेशन, और ये सभी इक्वेशंस हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी चैप्टर में पढ़ी हैं। और ये जो इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन दो टाइप की होती है, एक तो होता है सरफेस इंटीग्रेशन और एक होता है लाइन इंटीग्रेशन। जो भी इक्वेशन है वो इक्वेशन आपको या तो सरफेस इंटीग्रेशन के फॉर्म में मिलेगी या फिर एक अलोंग ए लूप लाइन इंटीग्रल के फॉर्म में मिलेगी। तो लाइन इंटीग्रल, जिसको सर्कुलेशन भी बोलते हैं, ठीक है, इसके फॉर्म में मिलेंगे यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस और लाइन इंटीग्रल, मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस और लाइन इंटीग्रल। तो एक एक करके इनको देख लेते हैं। तो E डॉट डी ए, तो E डॉट डी ए ये क्यूब एप्सिलॉन होता है, ये हमने गॉस तो पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी में। और अगर मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन करते हैं B डॉट डी ए क्लोज सरफेस पे, ठीक है, जो भी कुछ है ये क्लोज सरफेस या क्लोज्ड कर्व के लिए ही किया हुआ है, जो भी कुछ किया हुआ है यहाँ पे। तो B डॉट डी ए ये 0 होता है, दिस इज गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है। E डॉट डी एल, तो ये हमने फैराडे लॉ में एक जगह पे देखा था, जहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह हमने पढ़ा था कि E डॉट डी एल ऑन ए क्लोज लूप। ये E डॉट डी एल में E जो यहाँ पर आ रहा है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है, तो इसका जो यहाँ पर सर्कुलेशन होता है, इसका जो यहाँ पर E डॉट डी एल होता है, इंटीग्रल E डॉट डी एल, ये एक तरीके से EMF के बराबर होता है, और EMF होता है माइनस d∅dt। तो दिस इज नॉन एज फैराडेज लॉ। इसके बाद जो B डॉट डी एल है वो हमको म्यू नॉट इंटू आई सी, ये तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर इसमें एक चीज़ ये ऐड हो गई है, एप्सिलॉन नॉट d∅e/dt, which is the rate of change in the electric flux. This is called Ampere Maxwell. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे हमें पहले भी वेव चैप्टर वगैरह हमने पहले पढ़े हुए हैं, वहाँ से हमें आइडिया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है ट्रांसवर्स और नॉन मैकेनिकल वेव होती है। और ये जो वेव होती है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वन इज मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनी हुई वेव है, नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो कुछ एक प्रॉपर्टीज को यहाँ पे लिस्ट किया गया, इनको देख लेते हैं। द वेव इज ट्रांसवर्स। अब जैसे हमने स्ट्रिंग वेव वगैरह पढ़ा होगा, तो उसमें तो क्या होता है कि सच में एक पार्टिकल होता है स्ट्रिंग का, जो कि वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स होते हैं, और वो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स, जैसे अगर वेव ऐसे प्रोपगेट कर रही है साइन वेव के फॉर्म में, तो स्ट्रिंग अगर सीधी रहती है तो ऐसी रहती है डॉटेड फॉर्म में। तो ये जो पार्टिकल है वो यहाँ कहीं पे, मान लीजिए कहीं पे ऊपर या नीचे कहीं पे ये मूव कर रहा होगा, तो इनके जो मोशन होता है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड, और जो वेव का प्रोपगेशन है वो कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं। परपेंडिकुलर टू व्हाट? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये प्रोपगेशन का डायरेक्शन होता है स्ट्रिंग वेव में, जो कि ट्रांसवर्स वेव है। और लॉन्गिट्यूडल में क्या होता है कि ऑसिलेशन भी प्रोपगेशन के डायरेक्शन में ही होते हैं। तो ये भी ट्रांसवर्स वेव है, लेकिन इसमें किसी मटेरियल पार्टिकल के ऑसिलेशन नहीं होते हैं। इसमें ऑसिलेशन किसके होते हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के। बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर होने की वजह से ही हो रहा है यहाँ पे कि हम ट्रांसवर्स वेव बोल रहे हैं इसको। बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब यहाँ पे तीन चीजें हैं, एक तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक है मैग्नेटिक फील्ड, और एक है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। डायग्राम में यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है कि एक्स वाई जेड, इनको तीन एक्सेस के अलॉन्ग यहाँ पे ले लिया गया, और ये तीनों एक्सेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। अगर मान लीजिए कि प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है कि इस डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में हो। अच्छा, यहाँ पर अब ये भी जरूरी नहीं है। वैसे तो जनरली हम क्या करते हैं कि अगर हमें कोई तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर मिलते हैं, तो जनरली हम क्या चाहेंगे कि तीनों को किसी न किसी एक्सेस के अलॉन्ग ले लें। एक को एक्स के अलॉन्ग ले लें, एक को वाई के अलॉन्ग ले लें, एक को जेड के अलॉन्ग ले लें। लेकिन ऐसा होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हम एक्सेस के अलॉन्ग ले ही लें इसको आप किसी एक्स और वाई के बीच में भी ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली फिर ये भी खिसक जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली फिर ये भी खिसक जाएगा। तो उसमें फिर हमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है डायरेक्शन वगैरह बताने के लिए कि प्रोपगेशन एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई जेड प्लेन में, कुछ ऐसे बताना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इनको एक्सेस के अलॉन्ग ही ले लेते हैं, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े इनको मैथमेटिकली सॉल्व वगैरह करने में। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना होगा, और इस पर बहुत बार जेईई मेन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पे इस तरह के एग्जाम्स में। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ई क्रॉस बी। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो हैं, लेकिन अब हमारी मर्जी नहीं चलेगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक्स वाई जेड, ये तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अगर आप आई कैप क्रॉस जे कैप करते हो तब के कैप आता है,
ऐसा नहीं होगा कि आप जे कैप क्रॉस आई कैप करोगे तब भी के कैप है, आई कैप क्रॉस जे कैप करोगे तब भी के कैप है। तो उसमें एक पैटर्न फिक्स कर दिया गया है कि अगर आप एक्स क्रॉस वाई करोगे तब जेड का पॉजिटिव डायरेक्शन आएगा, अगर आप वाई क्रॉस एक्स कर दोगे तो उस केस में नेगेटिव डायरेक्शन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, नेगेटिव जेड आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आप इस तरीके का एक राइट हैंडेड या क्लॉकवाइज टाइप का सिस्टम बना सकते हो, जैसे आपने आई कैप जे कैप के कैप के लिए पढ़ा होगा वेक्टर में, एग्जैक्टली उसी तरीके का आप इसके लिए भी माइंड में लेके चलो, क्योंकि बहुत बार हमें डायरेक्शंस इनके निकालने होते हैं और इसमें फिर हम फंस जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे ये सी कैप मैं लिख रहा हूँ, सी कैप एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है वैक्यूम में, तो सी जो है लाइट की स्पीड के लिए आ रहा है यहाँ पे, और सी कैप यहाँ पे उसके डायरेक्शन के लिए आ रहा है। तो आप ई कैप क्रॉस बी कैप करोगे, ई कैप क्रॉस बी कैप करोगे तब जाके सी कैप आएगा, उल्टा नहीं हो सकता है कि आप बी कैप क्रॉस ई कैप करो। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से कई बार आपको मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शनल प्रोपगेशन दे देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शनल प्रोपगेशन अगर दे देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी कैप क्रॉस सी कैप। अगर आपको सी कैप और ई कैप दे दिया गया है तो बी कैप निकालने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए सी कैप क्रॉस ई कैप करेंगे तब जाके बी कैप आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रिपीटेडली, बहुत ही क्वेश्चन, रेगुलरली क्वेश्चन आ रहे हैं इस तरीके के, तो इसका ध्यान रखें। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे यहाँ पर है कि देयर इज अ डेफिनेट रेशियो बिटवीन मैग्नीट्यूड्स ऑफ ई एंड बी। तो ई और बी जो होते हैं वो आपस में इस तरीके से रिलेटेड होते हैं, ई इज इक्वल टू सी टाइम्स बी। ये वैक्यूम की बात हो रही है, अगर बाद में हम मीडियम चेंज करेंगे तो देखेंगे सी की जगह पे उस मीडियम की वेलोसिटी हो जाएगी, तो ई इज इक्वल टू सी बी। तो इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। द वेव ट्रेवल्स इन वैक्यूम विद अ डेफिनेट एंड अनचेंजिंग स्पीड। तो वेव की जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही होती वैक्यूम में, अगर वो चल रहा है, मीडियम अगर चेंज नहीं हो रहा है तो हमेशा स्पीड जो है वो c के बराबर ही रहेगी। Unlike mechanical waves, which need the oscillating particles of a medium such as water or air to transmit a wave, electromagnetic waves require no medium। तो जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पे स्ट्रिंग वेव है और आपकी और मैकेनिकल वेव्स जैसे साउंड वेव है, इनको मीडियम चाहिए। मटेरियल के जो पार्टिकल होते हैं, मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं, वो एक्चुअल में ऑसिलेट करते हैं, या तो वो प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं या फिर वो प्रोपगेशन के डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं, लेकिन पार्टिकल ही करते हैं, मीडियम के पार्टिकल ही ऑसिलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे मीडियम का पार्टिकल तो है नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ ऑसिलेशन किसका हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज का। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अपनी वैल्यूज को लगातार चेंज कर रहे हैं, उन्हीं को हम ऑसिलेशन कह रहे हैं। और मीडियम के पार्टिकल जब करते हैं तो उसका क्या होता है, पोजीशन चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, एक्सेलरेशन समय के साथ साथ चेंज होता है, तो वो एक्चुअल में ऑसिलेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल किसी पार्टिकल का ऑसिलेशन नहीं है, यहाँ पर ऑसिलेशन सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यूज का है, डायरेक्शन का है। इसके अलावा एक और रिलेशन आप यहाँ पर याद रखेंगे, C इज इक्वल टू, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, यूनिट्स एंड डायमेंशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो C is equal to 1 divided by under root mu naught epsilon naught. Mu naught is magnetic permeability of vacuum, epsilon naught is electrical permittivity of the vacuum और free space। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला कांस्टेंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड वाला कांस्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ले रहे हैं इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इक्वेशन जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, एक ट्रैवलिंग वेव की तरह ही होती है जो हमने वेव में ऑलरेडी पढ़ी होगी, बस उसका एक आप रिविजन के जैसा मान सकते हो इसको, कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग अगर वेव ट्रैवल करती है तो उसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में होती है। साइनसोइडल के लिए लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स टाइप का, या के एक्स माइनस ओमेगा टी भी हो सकता है। लेकिन अगर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग करेगा तब यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ओमेगा टी प्लस के एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग वेव ट्रैवल कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज वाई एक्सिस के अलोंग है और मैग्नेटिक फील्ड सपोज यहाँ पे जेड एक्सिस के अलोंग है। तो जस्ट मैंने इस पर्टिकुलर केस के लिए इक्वेशन लिख करके दिखाया है कि ऐसा इक्वेशन रहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका जो एम्पलीट्यूड है सपोज वो ई नॉट है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड के इज वेव नंबर विच इज 2 पाई बाय लैम्डा। ओमेगा इज इक्वल टू के वी होता है, वेयर वी इज वेव स्पीड, वी जनरली यहाँ पर सी से डिनोट करते हैं, सेप्टर में सी इज स्पीड ऑफ लाइट, तो ओमेगा इज इक्वल टू के सी हो जाएगा फिर यहाँ पे। तो इंपॉर्टेंट रिलेशन को याद रखेंगे, ये जो सारे रिलेशन यहाँ पर लिखे गए हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड के जब इक्वेशन लिख रहे हैं तो बस फर्क डायरेक्शन का ही हो रहा है यहाँ पे, तो ये y में है, ये z में है, और जो प्रोपगेशन है वो x के अलोंग यहाँ पर दिख रहा है। इसमें दोनों की इक्वेशन में ये वाला जो टर्म है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आ रहा है, तो यहाँ पर भी वही आ रहा है। तो दोनों की इक्वेशन एक जैसे फेज की है, फेज का कोई डिफरेंस नहीं है। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, देयर इज नो फेज डिफरेंस
बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कोई फेज डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, दोनों सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं, दोनों एक साथ जीरो होते हैं, एक साथ पॉजिटिव मैक्सिमम पर होते हैं, एक साथ नेगेटिव मैक्सिमम पर होते हैं। तो यहाँ पर दोनों में देयर इज नो फेज डिफरेंस। कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं एग्जाम में जहाँ पे जनरल वेव इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ तो हम सिंपली मान के चल रहे हैं कि वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि वेव जो है एक्स वाई प्लेन में किसी डायरेक्शन मूव कर रही हो, वाई जेड प्लेन में किसी डायरेक्शन में मूव कर रही हो, ठीक है। कई बार हम कंप्लीटली एक्सिस के अलॉन्ग नहीं लेते, उसको किसी और डायरेक्शन में ले लेते हैं, तो फिर उस केस में यहाँ पर थोड़ा जनरल हमें रिलेशन पता होना चाहिए। तो जनरल रिलेशन यहाँ पर ये होता है, ए इज इक्वल टू ई वेक्टर इज इक्वल टू सम ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर। के वेक्टर वही है जो के ऊपर हम यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे के को बोल देते हैं, इस जनरल फॉर्मेट में के को बोल देते हैं के इज नॉन एज वेव वेक्टर। तो वैसे एनसीईआरटी वगैरह में इस तरीके के नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशंस में से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर रखा है। तो के इज नॉन एज वेव वेक्टर, इसका मॉड निकाल सकते हो अगर से कंपोनेंट्स पता है तो यहाँ पे के एक्स आई कैप के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। आर यहाँ पर वेव पे कोई पॉइंट है, ठीक है, बेसिकली वेव फ्रंट पे कोई पॉइंट है। वेव फ्रंट अपने हो सकता है वेव में पढ़ा हो, अदरवाइज हम वेव ऑप्टिक्स में उसको पढ़ेंगे। बेसिकली जो वेव ट्रेवल कर रही है, तो वेव ट्रेवल करती है वेव फ्रंट के फॉर्म में। आप इसको कंपेयर कर सकते हो इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं, उसी तरीके से वेव के प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव फ्रंट्स होते हैं, ठीक है। तो उस वेव फ्रंट पे यहाँ पर ये कोई पॉइंट है जिसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं। ये जो के वेक्टर है बेसिकली आपको प्रोपेगेशन का डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन ऑफ के वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, यानी कि जो के कैप होगा वो सी कैप होगा एक तरीके से। सी कैप अभी हमने डिस्कस किया कि ये स्पीड ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और इस पर हमने कैप लगा दिया, इसका मतलब ये वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी प्रोपेगेशन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर ये। तो उसी डायरेक्शन में यहाँ पे के कैप भी होगा। तो के कैप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक तरीके से डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को। एक डायग्राम भी यहाँ पे बना हुआ है जिसमें तीनों चीज़ों को दिखाया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड के कैप। प्रोपेगेशन दिखाया जा रहा है यहाँ पे जेड एक्सिस के अलॉन्ग, प्रोपेगेशन जेड एक्सिस के अलॉन्ग दिखा दिया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया गया यहाँ पे वाई एक्सिस के अलॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे दिखाया गया, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया गया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया गया वाई एक्सिस के अलॉन्ग। आप खुद देख सकते हो कि एक्स क्रॉस वाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड करेंगे यहाँ पे, तब जाके ये डायरेक्शन मेरे को मिल रहा है प्रोपेगेशन का डायरेक्शन। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी होंगी, ध्यान रखनी होंगी, तभी हम इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। और इसके क्वेश्चन बहुत ही रेगुलर, बहुत ही फ्रिक्वेंट है और बहुत इजीली हम उसमें नंबर ले सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं इसमें एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जैसे हमको पता है कि वेव्स जो है वो एनर्जी कैरी करती हैं, और ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है। तो अगर मैं एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला देखूँ तो हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और मैग्नेटिज्म में ये फार्मूलाज किए हुए हैं। तो अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों प्रेजेंट है, तो टोटल एनर्जी डेंसिटी अगर स्मॉल यू से लिखें तो टोटल एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये वैक्यूम के हिसाब से लिखा है। अगर मैं किसी मीडियम में जाऊँगा तो फिर एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन हो जाएगा, म्यू नॉट की जगह म्यू हो जाएगा। उस मीडियम से रिलेटेड जो पैरामीटर होते हैं वो इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो दिस इज़ द एनर्जी डेंसिटी, और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी यहाँ पर। इसमें आप इनको आपस में चेंज भी कर सकते हो थोड़ा सा, एक जैसे E इज इक्वल टू होता है C इंटू बी, तो आप B की जगह पे यहाँ पर ये रख दो, और दूसरा आप इसका यूज़ कर लो, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर। अगर इन दोनों का यूज़ करते हैं तो जो स्मॉल u का एक्सप्रेशन है, ठीक है, u का एक्सप्रेशन को आप यहाँ पे आप इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और B की जगह पे आप E/c रखो, तो E स्क्वायर बाई C स्क्वायर 2 चल रहा था यहाँ पर, और ये म्यू नॉट। आप यहाँ पे देख लो C स्क्वायर इंटू म्यू नॉट, तो C स्क्वायर इंटू म्यू नॉट ये 1/एप्सिलॉन नॉट होगा, तो ऊपर चला जाएगा फिर यहाँ पर, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर प्लस 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो दो टर्म अलग अलग दिख रहे हैं मेरे को, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और B स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, दोनों टर्म एक ही हैं। इसका मतलब दोनों में जो एनर्जी स्टोर हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी स्टोर हो रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एनर्जी स्टोर हो रही है, बराबर बराबर हो रही है, ठीक है। दिस टू टर्म्स आर इक्वल, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर दिस इज इक्वल टू हाफ B स्क्वायर बाई म्यू नॉट, दिस टू टर्म्स आर इक्वल। तो आप एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर अब इसमें दोनों शामिल कर दिए मैंने, ठीक है। तो
ऐसा लगेगा कि हाफ यहाँ से हट गया, लेकिन दोनों इंक्लूडेड है यहाँ पे, तब जाके ये दिख रहा है इसमें। तो बोथ इंक्लूडेड एंड एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला इज विल बी लाइक दिस। लेकिन यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा होता है। तो जनरली हमारा जो इंटरेस्ट है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू में ना होकर के एवरेज में होता है, और एवरेज से भी हमारा अच्छा काम चलता है, क्योंकि हम एवरेज जो है वो वन टाइम पीरियड या फिर लॉन्गर ड्यूरेशन में एवरेज की हम बात करते हैं। और फ्रिक्वेंसीज यहाँ पे बहुत हाई होती हैं, फ्रिक्वेंसीज बहुत हाई होती हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी वेरिएशन होते हैं, टाइम पीरियड बहुत छोटे होते हैं। तो यूजुअली जो टाइम पीरियड हम देख पाते हैं उस टाइम पीरियड में यहाँ पर आसानी से हमारा यहाँ पर ये जो एवरेज वगैरह है वो चल पाएगा, जितने टाइम के लिए हम देख पाते हैं चीज़ों को, क्योंकि ये तो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, फ्रिक्वेंसीज आर वेरी वेरी हाई। तो यहाँ पर अगर मैं एवरेज कैलकुलेट करूँ तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए मेरे को ई स्क्वायर का एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज ऑफ यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का एवरेज। अब देखो ई की जो भी इक्वेशन होगी वो एक साइनसोइडल फंक्शन बनता है यहाँ पे। तो ई इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके का, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स टाइप का है यहाँ पर, और अगर आप यहाँ पे इसका ई स्क्वायर कर दो, तो ई स्क्वायर अगर आप करते हो तो ये होता है ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। तो अगर आप इसका एवरेज लोगे तो साइन स्क्वायर का एवरेज देना पड़ेगा, साइन स्क्वायर का एवरेज हाफ हो जाता है, तो हाफ ई नॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट हाफ भी आ जाएगा और ई नॉट का स्क्वायर आ जाएगा। तो जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, इसका फॉर्मूला भी इम्पॉर्टेंट है और इसको याद रखेंगे। और इसमें दोनों शामिल है, मैग्नेटिक फील्ड भी शामिल है और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी शामिल है, और ये पूरा मिला करके यहाँ पर इसके बराबर आ रहा है, हाफ एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर। और इस फॉर्मूले में ध्यान रखेंगे जो ई नॉट है, ई नॉट इज़ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में लिखना चाहो तो ये हो जाएगा बी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मी नॉट। तो किसी के भी टर्म्स में लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखेंगे दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज एनर्जी डेंसिटी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इंटेंसिटी को पहले यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू या क्रॉसिंग थ्रू through an area, through a unit area, through unit area perpendicular to direction of propagation per unit time। तो इस तरीके से इंटेंसिटी है तो यूनिट एरिया यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी पास कर रही है, लेकिन एरिया कौन सा होना चाहिए, जो प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर आपको यहाँ पर ये एरिया लेना पड़ेगा, तब जाके आप उसको इंटेंसिटी बोल पाओगे। तो इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन मैं यहाँ पर अब इसमें कैलकुलेट करने जा रहा हूँ और उसको हमें याद भी रखना पड़ेगा यहाँ पर इसमें। तो इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन कैलकुलेट मैं करना चाहता हूँ यहाँ पर, और उसके लिए सपोज़ यहाँ पर एक छोटा सा एक एरिया ले लेते हैं, और जो हम एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे वो जनरल होगा यहाँ पर। तो एक जनरल एक्सप्रेशन यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सपोज़ है कि यहाँ पर हमने एक छोटा सा यहाँ पर एक सर्कुलर एरिया ले लिया, डायग्राम में भले हम यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा दिखा रहे हैं यहाँ पर इसमें, लेकिन एक छोटा सा एरिया है यहाँ पर। और ये जो एरिया है यहाँ पर सर्कुलर टाइप का एरिया मैंने यहाँ पर लिया है। अब इससे पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, इसका एरिया फिलहाल मैं यहाँ पर ए के बराबर एज्यूम कर लेता हूँ। सपोज़ इसका एरिया यहाँ पर ए है, तो और टाइम भी मैं यहाँ पर डेल्टा टी ले लेता हूँ। तो सपोज़ ये ए एरिया और डेल्टा टी टाइम में यहाँ से कितनी एनर्जी पास हो रही है, अगर मैं उसको कैलकुलेट कर लूँ तो उसको अगर मैं एरिया और डेल्टा टी से डिवाइड करूँगा तो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया आंसर आ जाएगा। और इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक सिलेंडर बना लेता हूँ जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया इस एरिया के बराबर हो जाएगा। तो लेट अस फॉर्म अ सिलेंडर हियर। तो एक सिलेंडर यहाँ बना लेते हैं, इसमें इसी तरीके का एक और एरिया मिला करके यहाँ पे रख देता हूँ और एक सिलेंडर फॉर्म कर लेंगे उनको ज्वाइन करके। ठीक है, तो आई थिंक ये इसके बराबर का एरिया हो चुका है यहाँ पर। ये इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे सिलेंडर हो गया यहाँ पर ये। तो ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर की लेंथ मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ। लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर इज इक्वल टू सी डेल्टा टी।
तो सीधी सी बात है कि जो डेल्टा टी का हमने इंटरवल लिया है, तो हमारा इंटरवल जब यहाँ पर स्टार्ट हो रहा था, तो जैसे हमारा इंटरवल स्टार्ट हुआ तो इस एरिया के आसपास की जो एनर्जी है वो यहाँ से क्रॉस कर जाएगी। कुछ समय के बाद में यहाँ पर जो रेडिएशंस थे, यहाँ पर जो एनर्जी थी वो यहाँ से क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि वेव तो लगातार प्रोपेगेट करती जा रही है। सपोज इस डायरेक्शन में वेव यहाँ पे प्रोपेगेट कर रही है और उसकी स्पीड जो है ऑब्वियसली सी के बराबर है। और जब डेल्टा टी, जब जैसे डेल्टा टी होगा तो स्टार्टिंग में जब हमने टाइम इंटरवल स्टार्ट किया था, तो जो वेव यहाँ पर थी वो डेल्टा टी टाइम में सी डेल्टा टी डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पहुँच जाएगी और वो भी यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डेल्टा टी टाइम में इस वॉल्यूम के अंदर जो भी सारी एनर्जी थी वो सारी एनर्जी यहाँ पर इसके थ्रू क्रॉस करके बाहर निकल गई होगी। तो इस तरीके से जो एनर्जी है वो इस तरीके से क्रॉस करके बाहर निकल गई होगी। तो प्रोपगेशन के डायरेक्शन के जस्ट सामने मैंने यहाँ पर एरिया रख रखा है, दिस एरिया इज परपेंडिकुलर टू दी प्रोपगेशन। तो अब इस वॉल्यूम के अंदर टोटल कितनी एनर्जी स्टोर थी जो कि यहाँ से निकल चुकी है, तो पहले मैं इस एनर्जी को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो ये एनर्जी डेंसिटी है और इसका फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। जनरली हम ज़्यादातर फॉर्मूले इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में यूज़ करते हैं। अब इसमें टोटल कितनी एनर्जी स्टोर है उसको मैं कैपिटल यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो टोटल कितनी एनर्जी स्टोर है इस वॉल्यूम के अंदर, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, और इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो लेंथ है सी डेल्टा टी और एरिया ए, तो ए सी डेल्टा टी, दिस इज़ द वॉल्यूम। तो ये तो हो गई टोटल एनर्जी। लेकिन मेरे को अगर इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया एंड टाइम करना पड़ेगा। तो एरिया एंड टाइम यहाँ पे कर दिया, तो ए डेल्टा टी से अगर आप यू को डिवाइड कर दो यहाँ पर तो सी बचेगा सिर्फ। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। दिस फार्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है यहाँ पर हमारे लिए यहाँ पर ये। तो एक तरीके से u को c से मल्टीप्लाई हुआ लास्ट में, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी। तो इस फार्मूले को ज़रूर हम यहाँ पर याद रखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इस पर बेस्ट पूछे जाते हैं, बहुत जगह इस फार्मूले का यूज़ हो जाता है। तो दिस इज़ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उसके लिए एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे सी किया गया, और एनर्जी डेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म से मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो मोमेंटम भी कैरी करती हैं, ठीक है, उनके वजह से फोर्स भी लग जाता है, मोमेंटम भी कैरी करती हैं। ये जो फोर्सेज हैं उन फोर्सेज को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर मोमेंटम का एक्सप्रेशन यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ। मोमेंटम, तो कितना मोमेंटम यहाँ पर ये जो वेव्स हैं वो कैरी करते हैं, तो इसका एक्सप्रेशन आप डायरेक्टली यहाँ पर याद रखो, दिस मोमेंटम p इज इक्वल टू u बाई सी। तो u इज़ द एनर्जी कैरिड बाय दिस वेव्स, तो दिस इज एनर्जी डिवाइडेड बाय दिस स्पीड ऑफ लाइट, एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज मोमेंटम। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ले रहे हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम। जैसे अब तक हमने ज़्यादातर वैक्यूम की बात करी है, अगर लाइट अगर किसी मीडियम में चलती है तो क्या इफेक्ट होगा वहाँ पर। तो अगर किसी मीडियम में अगर लाइट चलेगी तो जो लाइट की स्पीड है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो स्पीड इन मीडियम, इसको आप कुछ v से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, और फिर इस केस में आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जो रिलेशन होगा वो E इज इक्वल टू सी बी था, यहाँ पर E इज इक्वल टू वी बी हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू वी इंटू बी, दिस इज द रिलेशन इन मीडियम। और यहाँ पे ये जो v होगा ये v हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट म्यू एंड एप्सिलॉन। जैसे c जो होता था वो ये होता था 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो ये c होता था यहाँ पे। यहाँ पर एक रेशियो हम डिफाइन कर सकते हैं जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ऑलरेडी ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा हुआ है इसको। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कुछ इस तरीके से हम डिफाइन कर लेते हैं, c बाई वी, n से इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये जो n है ये c बाई वी है। c और v के अगर आप ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर लो तो ये बन जाता है यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद में म्यू एप्सिलॉन डिवाइड बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू बाई म्यू नॉट ये हो जाएगा म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर को k से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर k इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और जनरली ये जो इस तरह के ट्रांसपेरेंट मीडियम्स होते हैं जहाँ पे लाइट अगर ट्रैवल करती है तो उन ट्रांसपेरेंट मीडियम्स में अगर हमें म्यू आर की वैल्यू ज़रूरत पड़ रही है और म्यू आर अगर नहीं दिया है तो हम इसको नियरली 1 के बराबर एज्यूम कर लेते हैं। तो फॉर ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स
म्यू आर इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो जनरली आपको इसके बराबर लेना पड़ेगा, दिस इज अंडर रूट ऑफ, ज़्यादा पॉपुलर नाम इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और ज़्यादा पॉपुलर जो नोटेशन है वो यहाँ पे k इसका, तो अंडर रूट के। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, n इज इक्वल टू अंडर रूट के। अगर म्यू आर दिया है तो हम म्यू आर को यूज़ कर लेंगे, अगर नहीं दिया तो हम उसको 1 के बराबर ही एज्यूम करके चलेंगे। तो n इज इक्वल टू अंडर रूट के, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप यहाँ पर अब इसमें एनर्जी जो इंटेंसिटी वगैरह उसका अगर फॉर्मूला यहाँ पर आप लिखना चाहते हो तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा हमें यहाँ पर इसमें। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट, जैसे हमारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला वैक्यूम में था, ये मैं वैक्यूम यहाँ पर लिख देता हूँ, वैक्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। इंटेंसिटी अगर मैं यहाँ पर किसी मीडियम में लिखूँगा तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पे यहाँ पर के भी आ जाएगा, एप्सिलॉन आर आ जाएगा, तो के एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी जो मुझे पता नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसको ई नॉट एम लिख दूंगा कि मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, और सी की जगह पे यहाँ पर ये हो जाएगा वी, उस मीडियम की स्पीड रखनी पड़ेगी। अगर इसको और फर्दर यहाँ पे लिखा जाए तो थोड़ा और यहाँ पे इसको रिफाइन कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड इन द मीडियम, और वी को आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो v को आप यहाँ पे यू कैन राइट c बाई एन। अगर आप इसको कम्प्लीटली n के टर्म्स में लिखना चाहो तो जो k है वो यहाँ से n स्क्वायर होता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर। तो k को अगर आप n स्क्वायर यहाँ पे रख लो तो n बचेगा सिर्फ, तो हाफ एक n एक्स्ट्रा फैक्टर हो गया, बाकी कुछ वैसा ही एक्सप्रेशन लग रहा है यहाँ पे। तो कई बार हमसे यहाँ पे डिफरेंट मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड पूछा जा सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो उसमें हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली वहाँ पर। अगर आप यहाँ पर n को 1 रख दो तो वैक्यूम का ही हो गया, फिर वैसा का वैसे फार्मूला हो जाएगा जैसे यहाँ पर था। तो किसी मीडियम में आप चाहो तो इसको डायरेक्टली याद रखो, या फिर आप इस तरीके से मैनिपुलेट करके इस फार्मूले तक पहुँच सकते हो। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ई नॉट एन कैप साइन ओमेगा टी प्लस 6y माइनस 8z taking unit vectors in x y z direction to be I cap j cap k cap the direction of propagation। तो हमने जो जनरल इक्वेशन पढ़ी थी वेव की उसका यहाँ पर यूज़ होगा। तो कई बार मैंने बताया था कि एग्जाम में इस तरीके के सिचुएशंस दे देते हैं जहाँ पे जनरल इक्वेशन की जरूरत पड़ जाती है। तो E इज इक्वल टू सम ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के कैप डॉट आर कैप, और इसमें मैंने बताया था कि जो k है उस k को हम इस तरीके से लिख सकते हैं के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप वगैरह लिख सकते हैं यहाँ पर इसमें, और आर को भी इस तरीके से अगर लिखेंगे तो के डॉट आर जो है वो यहाँ पर बन जाता है इस केस में, के डॉट आर विल बिकम के एक्स इंटू एक्स आई कैप, सॉरी आई कैप वगैरह हट जाएगा जब डॉट लेंगे, तो के एक्स एक्स के वाई इंटू वाई और के जेड इंटू जेड, इस तरीके का आ जाता है यहाँ पर इसमें, और के डायरेक्शन में ही प्रोपगेशन होता है। तो अगर मैं के वेक्टर निकाल लूँ तो मेरे को प्रोपगेशन का डायरेक्शन मिल जाएगा। इसके लिए आप डायरेक्टली कंपैरिजन भी कर सकते हो इसमें, यू कैन ऑल्सो जस्ट कंपेयर द इक्वेशन, क्योंकि ओमेगा टी के अलावा बाकी जो है यहाँ पर आप इसको बस केवल ऐसे लिख लो साइन, तो मैं ओमेगा टी माइनस कर देता हूँ कंपैरिजन सही तरीके से हो पाए उसके लिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8z माइनस 6y। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर ये रियलाइज़ कर सकते हो कि जो हमारा के वाई है वो -6 है यहाँ पर इसमें, के वाई इज़ -6, के एक्स यहाँ पर है नहीं, के एक्स इज़ 0, जस्ट आप डायरेक्टली बस केवल इनको आपस में कंपेयर कर लो। के वाई -6 दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर इसमें, और जो के जेड है वो मुझे 8 दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो के वेक्टर है ये के वेक्टर यहाँ पर एक तरीके से आ जाएगा -6 जे कैप प्लस 8 के कैप, और इसी का आप यूनिट वेक्टर ले लो तो वही प्रोपगेशन का डायरेक्शन होगा जिसको एस कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो 10 से डिवाइड हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, तो और एक फैक्टर आएगा तो ये हो जाएगा -3 जे कैप प्लस 4 के कैप डिवाइड बाई 5। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इट मैचेस विद द ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया गया है और फिर एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो बहुत ही फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पर, ये जेईई मेन में बहुत ही फ्रिक्वेंट यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर इसको कैसे करना है, तो एक यहाँ पर जैसे ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है और मैंने बताया था कि फेज जो होता है एक ही होता है, तो अंदर तो कॉस और ये सब कुछ एज इट इज़ आने वाला है। किस डायरेक्शन में प्रोपगेशन हो रहा है पहले आप इसको देख लो यहाँ पे।
तो ये कुछ इस तरीके के फॉर्मेट का है, ओमेगा टी प्लस के जेड, ठीक है। तो अब के बार उतना यहाँ पे जनरल टाइप का नहीं है, सिंपली यहाँ पे ओमेगा टी प्लस के एक्स टाइप का है। तो ये नेगेटिव जेड में प्रोपगेशन है, तो प्रोपगेशन अलोंग नेगेटिव जेड डायरेक्शन। तो नेगेटिव जेड में इसका मतलब सी कैप जो है वो एक तरीके से माइनस के कैप है, यानी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो माइनस के कैप में है, ठीक है। तो यहाँ तक हम समझ गए। इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किधर है, यहाँ पर आप ये देखो तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी कैप किधर है, तो 2i कैप प्लस जे कैप में है मैग्नेटिक फील्ड, तो 2i कैप प्लस जे कैप में है, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया। और हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करते हैं, ई कैप बी कैप और सी कैप जो है एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करते हैं, जिस तरीके से आई कैप जे कैप के कैप करते हैं वैसे ही, जैसे आई कैप जे कैप के कैप के लिए पर्टिकुलर ऑर्डर ये होता है, उसी तरीके से ये भी क्या करते हैं, तीनों वेक्टर पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करते हैं। अब ई कैप क्रॉस बी कैप अगर करते हो तो सी कैप आता है, ठीक है। तो सी कैप कम्स विद ई कैप क्रॉस बी कैप, तो ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे सी और बी हमको पता है, तो अगर मेरे को ई निकालना है तो बी कैप क्रॉस सी कैप करना पड़ेगा, तो उससे ई कैप आएगा। तो ई कैप विल बी इक्वल टू बी कैप क्रॉस सी कैप, ठीक है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब बी कैप क्रॉस सी कैप आप यहाँ पे कर लो, तो ये 1/√5 तो चले गए साथ में, और यहाँ पे ये 2i कैप प्लस जे कैप, सी कैप इज़ माइनस के कैप, तो माइनस को आप यहाँ पे बाहर रख लो और सिंपली के कैप रखना पड़ेगा फिर यहाँ पर इसमें। और अंदर आप इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए भी आप वो जो साइक्लिक ऑर्डर है उसको बना लो तो बेटर रहेगा, क्योंकि फिर प्लस माइनस के गड़बड़ी होने के चांसेस होते हैं। तो आई कैप क्रॉस के कैप करना है पहले, तो आई कैप क्रॉस के कैप, तो यहाँ पर माइनस जे कैप हो जाएगा, तो माइनस 1/√5 माइनस 2 जे कैप आ गया, आई कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप होगा तो प्लस आई कैप आ गया, ठीक है। तो हमारा ई कैप आ गया यहाँ पर। अब ई का मैग्नीट्यूड यहाँ जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, तो एम्पलीट्यूड में रिलेशन ई नॉट इज इक्वल टू सी टाइम्स बी नॉट, तो सी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी नॉट आपको चाहिए, तो बी नॉट में एक तो ये क्वांटिटी है, और 2i कैप प्लस जे कैप का भी आप मैग्नीट्यूड लिखो कि √5 होता है, तो बी नॉट में 1.6 × 10⁻⁻6 आएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे √5 भी आएगा, ठीक है। दिस इज़ वैल्यू ऑफ ई नॉट, दिस इज़ 4.8 √5 10⁻², यहाँ तक आ गया। अब बाकी सबको आप यहाँ पर इसमें रख दो और इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी फिर यहाँ पर इसमें। तो इक्वेशन, लेट अस राइट द इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन क्या होगी वो देखते हैं। तो योर ई वेक्टर विल नाउ बी, ये पूरा 4.8 √5 10⁻², उसके बाद में कॉस में मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये पूरी क्वांटिटी आ जाएगी। फिर इसका यूनिट वेक्टर आपको लिखना पड़ेगा, तो यूनिट वेक्टर में माइनस मल्टीप्लाई कर दो आप यहाँ पे, तो 1/√5 2 जे कैप माइनस आई कैप, ये √5 कैंसिल हो जाएंगे, तो 4.8 × 10⁻², ये तो सभी में आ ही रहा है यहाँ पर। कॉस में भी यहाँ पे किसी में इन्होंने चेंज कर दिया है, तो अंदर चेंज होगा नहीं, जैसे यहाँ पे माइनस माइनस कर दिया वो नहीं होगा, प्लस प्लस वाले ही हो सकते हैं। तो कॉस में जो एज इट इज़ है वही आएगा, और माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप है, तो माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप इज़ विद द ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कर रहे हैं, तो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इंटेंसिटी दिस मच एंटर्स इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन विदाउट एनी लॉस। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ये मीडियम है और लाइट जो है वो एंटर कर जाती है यहाँ पे और दूसरे मीडियम में पहुँच जाती है। अच्छा, लाइट जब दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज होता नहीं है। अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूँ कि वेव की वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी में देयर इज़ नो चेंज, फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं होता है। वेलोसिटी जो होती है वो एक तरीके से अगर पहले c थी तो c/n हो जाती है, ठीक है। तो लैम्डा भी फिर λ/n हो जाएगा। तो अगर मैं लैम्डा मीडियम लिखूंगा तो लैम्डा एयर/n हो जाता है, और यहाँ पर अगर मैं स्पीड लिखूंगा तो ये भी जो एयर में स्पीड है, वैक्यूम में स्पीड है, /n हो जाता है। इन दोनों में चेंजेस आते हैं, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है। और कई बार क्या होता है, जब मीडियम यहाँ पर आता है यहाँ पे तो एब्जॉर्प्शन हो जाता है, कई बार रिफ्लेक्शन ये सब हो जाते हैं, पूरी की पूरी लाइट दूसरे मीडियम में जनरली पहुँचती नहीं है। लेकिन इन्होंने एज्यूम करने के लिए बोला है कि जितनी यहाँ पे एनर्जी है, जितनी इंटेंसिटी यहाँ पे है लाइट की, उतनी इंटेंसिटी यहाँ पर भी है। तो दोनों साइड की इंटेंसिटी यहाँ पर बराबर है, I1 और I2 जो है दोनों बराबर है यहाँ पर, इसमें देयर इज़ नो लॉस। तो आपसे यहाँ पर इन्होंने जो कैलकुलेशन करवाई है वो किस चीज़ की करवाई है, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। पहले क्या था और आफ्टर में क्या है उसका रेशो, और मैग्नेटिक फील्ड पहले क्या था और बाद में क्या था उसका रेशो, ठीक है। तो एक तरीके से आपसे जो सवाल पूछे गए हैं E1/E2
एंड B1/B2, इनकी वैल्यूज़ क्या हैं? तो इनकी वैल्यूज़ के लिए आपको इंटेंसिटी को बराबर रख देना है, I1 इज इक्वल टू I2। I1 वैक्यूम में है यहाँ पर, और ये जो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n में है इसमें। तो जो जनरल फॉर्मूला इंटेंसिटी का हमारे पास में है वो मैं यूज़ करूँगा, हाफ n एप्सिलॉन नॉट E का जो मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर इंटू C, ठीक है। तो इस जनरल फार्मूले से मैं यहाँ पर इसको करने जा रहा हूँ। तो I1 जब मैं यहाँ पर लिखूँगा तो वैक्यूम है वहाँ, तो हाफ n की जगह 1 हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट E1 यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैंने एम्पलीट्यूड मान लिया यहाँ पर, इंटू C। फिर उसके बाद में ये फॉर्मूला हमने डराइव कर रखा है यहाँ पे, और ये फाइनली इस फॉर्मेट में आ जाता है, तो उसी को मैं डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ। हाफ n एप्सिलॉन नॉट E2 स्क्वायर इंटू C। तो बाकी सारी चीज़ें जो भी है कैंसिल कर लो, तो ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा यहाँ, सॉरी n बचेगा यहाँ पे, हाफ कैंसिल हो जाएगा, C कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे चाहिए E1/E2। तो E1/E2 स्क्वायर में आएगा, स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पे तो रूट n बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो E1/E2 इज इक्वल टू रूट n। तो B और D में से किसी एक में आंसर आना चाहिए अब यहाँ पर इसमें। अब मैग्नेटिक फील्ड देखना है, तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्टली ये यूज़ कर लो कि E इज इक्वल टू जो होता है वो V इंटू बी या C इंटू बी हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसका यूज़ करूँ यहाँ पे, तो E1 की जगह पे तो आप यहाँ पे लिखोगे CB1, और E2 की जगह पे लिखोगे VB2, और जो C/V है वो n के बराबर हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर ये n नीचे आ जाएगा, जब n नीचे आएगा तो B1/B2 जो है ये 1/√n के बराबर आएगा, तो √n और ये 1/√n, तो D ऑप्शन के साथ मैच कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। अ लाइट वेव इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए ग्लास स्लैब और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इफ 4% ऑफ द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड। 4% रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब 96% मीडियम में चला जा रहा है, दूसरे मीडियम में। तो यहाँ पे जो लाइट आ रही है तो कुछ पार्ट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ पार्ट यहाँ पर ट्रांसमिट हो रहा है। तो अगर यहाँ पे आई इंटेंसिटी की लाइट आई थी तो 0.96 आई यहाँ पर इधर की तरफ चला गया, और जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो 0.04 आई का हो रहा है। तो इसमें बोला गया कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंसिडेंट लाइट है 30, यहाँ पे जो E1 है एक तरीके से वो 30 वोल्ट पर मीटर है यहाँ पर। इसमें E2 की कैलकुलेशन हमको करनी है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ का वो है 1.5। तो यहाँ पर जो मैं इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ, अगेन मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करूँगा। जो I2 है बेसिकली वो I1 का 96% है, 0.96 ऑफ I1। तो प्रीवियस क्वेश्चन में बस हमने I2 इज इक्वल टू I1 कर दिया था, यहाँ पे बस ये फैक्टर लेना पड़ेगा। तो I2 यहाँ पर हो जाएगा हाफ n आ जाएगा 1.5 एप्सिलॉन नॉट E2 का स्क्वायर इंटू C, और ये हो जाएगा आपका 0.96 हाफ एप्सिलॉन नॉट E1 का स्क्वायर इंटू C। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेंगे, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इज कैंसल्ड, C इज कैंसल्ड, वी हैव टू फाइंड E2। तो E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.96 और ये है 1.5। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लेते हैं 96/100। ये 1.5 यहाँ पर है, दिस इज 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू E1 स्क्वायर। E1 स्क्वायर यहाँ पर अल्टीमेटली अब यहाँ पर स्क्वायर रूट लेना है तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं अभी फ़िलहाल। ये 64/100 है, ये 64/100, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है यहाँ पे। तो E2 इज इक्वल टू 8/10 ऑफ E1, और E1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? E1 की वैल्यू 30 है, तो दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 24 वोल्ट पर मीटर। तो 24 वोल्ट पर मीटर हमारा आंसर है, जो कि सेकंड ऑप्शन से मैच कर रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब है कि जो भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, उसकी वेवलेंथ कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ ख़त्म होती है। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में जस्ट अपोजिट रिलेशन होता है, क्योंकि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ये फ्रीक्वेंसी और ये वेवलेंथ, तो अगर मैं वैक्यूम में बात करूँ तो स्पीड तो हमेशा वही रहेगी। तो फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा इज़ कांस्टेंट और लैम्डा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इन दोनों में उल्टा होगा। तो यहाँ पे बहुत ही वाइड रेंज है, बहुत बड़ी वाइड रेंज है। अगर आप वेवलेंथ की रेंज देखो तो बहुत बड़ी रेंज है, 10⁻⁻14 मीटर से लेकर के 10⁻7 मीटर। तो कितना बड़ा वेरिएशन यहाँ पर हो रहा है। और इन वेरिएशंस में जो डिफरेंट हम नाम दे देते हैं इनको,
तो वो नाम हम आपको बिल्कुल इसमें याद हो जाने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली नीट में, जेईई मेन में पूछ लिए जाते हैं। और कई बार तो वो यही पूछ लेते हैं कि गामा रेज जो है कुछ वेवलेंथ बोल देंगे, उस वेवलेंथ को आप गामा रे बोलोगे, एक्सरे बोलोगे, क्या बोलोगे, वो सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी इसमें। तो गामा रेज, ठीक है, सबसे कम वेवलेंथ, उसके बाद वेवलेंथ बढ़ाओगे तो एक्सरे, और जितनी वेवलेंथ कम एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इनकी वेवलेंथ बहुत कम है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, एक्सरे की एनर्जी भी ज़्यादा होती है। उसका अल्ट्रा वायलेट है, एक बहुत छोटी सी रेंज आती है, बहुत नैरो रेंज आती है विजिबल लाइट की, जिसमें करीब करीब 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक होता है यहाँ पर इसका रेंज। और ये विजिबल इसलिए कहलाती है क्योंकि ये हमें दिखाई देती है, बाकी के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो हमें दिखती नहीं है। तो दिस इज़ विजिबल, जो दिखती है, इसलिए यहाँ पे नाम विजिबल इसका रखा गया है इसमें। उसके बाद में अगेन अगर मैं वेवलेंथ और बढ़ाता हूँ तो इंफ्रारेड रीजन है, फिर माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव में फिर डिफरेंट टाइप है कि शॉर्ट रेडियो, माइक्रोवेव के बाद में रेडियो वेव्स है। रेडियो वेव्स का डिफरेंट है कि शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव, ठीक है, इस तरीके का यहाँ पर इसकी क्लासिफिकेशंस है। तो ये कम्प्लीटली आपको याद रखना होगा, और ये सब कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये सारी जो रेंजेस मैंने यहाँ लिख रखी हैं एज इट इज़ एनसीईआरटी से मैंने लिया है इसको। कोई और बुक लोगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर डेटा मिल जाता है उसमें, लेकिन आपको एनसीईआरटी से ये बड़ा डेटा इनको याद रख लेना होगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर एनसीईआरटी में ये भी गिवन है कि जो डिफरेंट रेज हैं वो रेज प्रोड्यूस कैसे की जाती हैं, ठीक है। तो जो आपको खुद से स्टडी करना पड़ेगा, तो रीड फ्रॉम एनसीईआरटी, क्या रीड करना है, तो पूरा उसमें 1-2 पेज का दिया हुआ है कि हर एक जो भी यहाँ पर वेव्स है, जैसे माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है, विजिबल, अल्ट्रा वायलेट, ये सबका उसमें कुछ पॉइंट्स सबके बारे में दिए गए हैं। उन पॉइंट्स में मेनली जो पॉइंट्स कवर किए गए हैं वो पॉइंट्स क्या क्या हैं कि उनका प्रोडक्शन कैसे होता है, किस तरीके से उन रेज को प्रोड्यूस किया जाता है, अगर उन रेज का कुछ यूज़ है प्रैक्टिकल लाइफ में तो वो यूज़ कहाँ पर है। जैसे मान लीजिए अगर माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव का सबने सुन रखा होगा, माइक्रोवेव ओवन, तो ओवन में उसका यूज़ होता है। इसके अलावा रडार सिस्टम में माइक्रोवेव का यूज़ होता है। तो इस तरीके से आपको सबके यूजेस याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्टली ये सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो अल्ट्रा वायलेट है उसका क्या सोर्स हो सकता है, ओजोन लेयर उससे रिलेटेड होती है अल्ट्रा वायलेट से। तो ये सारी चीज़ें आपको बुक से पढ़नी पड़ेगी एनसीईआरटी से, और उनको याद करना पड़ेगा। तो लाइन बाय लाइन आपको ये पढ़ना पड़ेगा सब कुछ एनसीईआरटी से। और इसके क्वेश्चन डेफिनेटली जेईई मेन, नीट में पूछे जाते हैं। जेईई एडवांस में तो रिमोट चांसेस होते हैं इस तरह क्वेश्चन आने के, लेकिन जेईई मेन और नीट में डेफिनेटली इस तरह के सवाल रहेंगे। तो हर एक का रेंज क्या होता है ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डिफरेंट जो यहाँ पर रेज हैं उन सब का रेंज क्या है, वेवलेंथ का, फ्रीक्वेंसी का, वो सब यू हैव टू रिमेंबर। जो एक कॉमन चीज़ है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या वेव्स हैं वो एक्सेलरेटेड चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं। ये लाइन को मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ। जो मेन सोर्स होता है इनका, मेन सोर्स ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मेन सोर्स इज एक्सेलरेटेड चार्ज। एक्सेलरेटेड मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती जिसके, तो एक्सेलरेटेड चार्ज जो होता है वो मेन सोर्स होता है। एक्सेलरेटेड चार्ज जो होता है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करता है। अब वो डिपेंड करता है कि वो किस फ्रीक्वेंसी का करता है वहाँ पे। और एक्सेलरेटेड चार्ज का एक सोर्स यहाँ पर हो सकता है एलसी ऑसिलेटिंग सर्किट। एलसी ऑसिलेटिंग सर्किट जो होता है, जो हमने पढ़ा हुआ है, उसमें चार्जेस जो होते हैं उसमें जैसे करंट होता है, वो करंट समय के साथ साथ चेंज होता है, उनकी स्पीड चेंज होती होगी, तो वहाँ पर चार्जेस एक्सेलरेटेड होते हैं और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी रेडिएशंस एमिट करते हैं, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/√LC होती है। तो इसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के वैल्यू को हम एडजस्ट करके डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यहाँ पर एमिट करवा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करने के लिए। तो डिफरेंट जो भी यहाँ पर आपके ये वेव्स हैं उनका आप यहाँ पे एनसीईआरटी से पढ़ लो कि हाउ टू प्रोड्यूस देम, उनके यूजेस क्या हैं, उनसे अगर किसी तरीके का हमें डिसएडवांटेज होता है तो वो क्या है। जैसे अल्ट्रा वायलेट से हमें कुछ डिसएडवांटेज होता है, ठीक है, ये सब ने पहले भी ऑलरेडी पढ़े होंगे, तो इन सभी को आपको याद करना पड़ेगा।